ये है मोटोरोला H60 स्टाइलस एंड इस फोन में मोटोरोला ने ऐसे सारे फीचर बन रखे हैं जो कि एक मिड रेंज फोन में कभी नहीं मिल सकते एंड डेफिनेटली ये फोन इसी वजह से सेगमेंट के हर किसी फोन से बहुत ज्यादा अलग हो जाता है एंड ऐसी 5 चीजें इस फोन के अंदर अलग देखने को मिलती हैं जो कि बाकी ब्रांड्स अपने फोन के अंदर बिल्कुल भी ऑफर नहीं कर रहे हैं एंड इसी वजह से मोटोरोला ने अपने गेम को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। तो जो भी चीजें इस फोन के अंदर हमें अलग देखने को मिलती है उनकी वीडियो में बात करेंगे और जो चीजें हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलती है और जो चीजें अभी स्मार्टफोन्स के अंदर से लुप्त होने वाली है वो भी इस फोन के अंदर है। तो आइए सबकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोन के अनबॉक्सिंग की। सबसे पहले फोन के डिब्बे के अंदर हमें फोन देखने को मिल जाता है, फोन का चार्जर देखने को मिल जाता है एंड ऑब्वियसली फोन के साथ थोड़ी बहुत पुस्तकें जो देखने को मिलती है और डॉक्यूमेंटेशन भी फोन के साथ देखने को मिल जाती है। एंड अनबॉक्सिंग में सिर्फ इतना ही पार्ट है तो इसको हटा देते हैं और अब बात करते हैं मेनली फोन की। सबसे पहले फोन के डिजाइन की बात करते हैं। फोन के डिजाइन की बात करी जाए तो ये नॉर्मली एक मोटो H60 फ्यूजन की तरह देखने को मिलता है जो कि हमें लास्ट मंथ देखने को मिला था, जो कि H50 फ्यूजन से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज डिजाइन था लेकिन कहीं ना कहीं रिमाइंड कराता है कि ये फोन एक मोटोरोला का फोन ही है। इसके अंदर भी हमें मेनली बैक में 2 मेन प्राइमरी सेंसर देखने को मिलते हैं और एक कैने को सेंसर देखने को मिलता है जो कि कुछ AI सेंसर है और कुछ ज्यादा काम का है नहीं, और चौथी जगह पे फ्लैश देखने को मिलती है जो कि ऑब्वियसली हर फोन के अंदर होती है। बाकी बॉटम साइड पे हम देखें तो एक चीज हमें अलग देखने को मिलती है जो कि दूसरे फोन से बिल्कुल ही गायब हो चुकी है, विच इज 3.5mm जैक, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है एंड एज अ वायर्ड यूजर मैं इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करता हूँ। साथ में आप अगर बॉटम की दूसरी तरफ देख रहे होंगे तो फोन में एक स्टाइलस भी देखने को मिल जाता है जो कि कहीं ना कहीं गैलेक्सी S25 अल्ट्रा की तरह ही है। जैसे S25 अल्ट्रा के अंदर अभी ब्लूटूथ का सपोर्ट हट चुका है वैसे ही इस फोन के स्टाइलस में भी हमें ब्लूटूथ का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, जो कि कहीं ना कहीं जायज भी है क्योंकि ये फोन 25,000 से नीचे का है और S25 अल्ट्रा 1.5 लाख के आसपास का फोन है। अब इतने सारे फीचर देने के बाद भी एक चीज बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग हो जाती है कि अभी भी इस फोन की ड्यूरेबिलिटी के साथ कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है। इस फोन में हमें IP68 देखने को मिलती है, साथ में मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है जो कि अभी मोटोरोला के मोस्टली हर फोन के साथ देखने को मिलता ही है। बट फ्रंट में प्रोडक्शन की बात करूं तो गोरिल्ला ग्लास 3 देखने को मिलती है जो कि अराउंड 10 साल पहले के फोन में हमें देखने को मिलती थी एंड अभी के टाइम पे गोरिल्ला ग्लास 5 एक्सपेक्ट किया जाता है डिस्प्ले के ऊपर, लेकिन इसी वजह से मुझे लगता है कि डिस्प्ले इस फोन की थोड़ी बहुत कमजोर हो सकती है एंड ये चीज हमें ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में पता चल जाएगी। अभी हमें YouTube के ऊपर कोई भी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट दिखेगा तो वहां पे हमें पता चल जाएगी डिस्प्ले इस फोन का सच में कमजोर है या फिर नहीं। अब डिस्प्ले की बात हो ही रही है तो डिस्प्ले की बात थोड़ी सही से कर लेते हैं। इस फोन के अंदर हमें 6.67 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला फ्लैट POLED पैनल देखने को मिलता है जो कि मैं उम्मीद कर भी रहा था। जहां H60 फ्यूजन के अंदर हमें कर्व पैनल देखने को मिलता है, क्वाड कर्व पैनल देखने को मिलता है जो कि उस प्राइस पर डेफिनेटली यूनिक है एंड इस प्राइस पॉइंट पे अभी फ्लैट पैनल यूनिक हो चुके हैं क्योंकि जनरली जितने भी फोन आते हैं सब कर्व डिस्प्ले के साथ आते हैं। तो जो भी लोग कर्व डिस्प्ले को बिल्कुल हेट करते हैं और फ्लैट डिस्प्ले से ज्यादा प्यार करते हैं तो डेफिनेटली नजदीक फोन 3 के अलावा अब ये भी एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। एंड डिस्प्ले की ब्राइटनेस में भी कोई भी कटौती नहीं करी गई है। यहाँ पे हमें 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है और 1400 निट्स का नॉर्मल HBM मोड देखने को मिलता है जहाँ पे हमें आउटडोर के अंदर देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप जितना भी कंटेंट स्ट्रीम करोगे आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और फोन के कलर्स डेफिनेटली अच्छे देखने को मिलते हैं जो कि हमें अभी के टाइम पे हर मोटोरोला फोन के साथ देखने को मिल ही जाते हैं। और डिस्प्ले इसका पेंटोन वैलिडेटेड है तो उसकी वजह से कलर्स भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं। बट हाँ ये चीज है कि नेटफ्लिक्स के अंदर अभी भी हमें HDR की कैपेबिलिटीज नहीं देखने को मिलती, जिसकी वजह से जो भी लोग HDR नेटफ्लिक्स के ऊपर देखना पसंद करते हैं तो ये फोन डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। बट मेरे को लगता नहीं कि किसी को भी फर्क पड़ता है कि नेटफ्लिक्स में HDR है या नहीं, क्योंकि वो वैसे ही बहुत ज्यादा महंगी प्लान में आता है और जो लोग 25,000 का फोन चलाएंगे तो वो ऑब्वियसली HDR का प्लान क्यों ही लेगा। बट अगर आप लेते हो तो आप इस फोन को अवॉइड कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर ये चीज देखने को नहीं मिलती। एंड YouTube के ऊपर भी हमें HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता और सच बताऊं तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे को, सच बताऊं HDR से, लेकिन हाँ होना चाहिए था क्योंकि ये फोन 25,000 के नीचे आता है एंड एटलीस्ट YouTube के अंदर तो हमें HDR का प्लेबैक देखने को मिल जाना चाहिए था क्योंकि YouTube पे HDR आदमी फिर भी चला लेता है, नेटफ्लिक्स के अंदर इतना फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं फोन के परफॉर्मेंस की क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है एंड हो सकता है कि कुछ लोग सोच रहे हो कि 40 के चक्कर में परफॉर्मेंस में तो कटौती नहीं करती, तो ऐसा सच बताऊं तो पार्शियली सच है और थोड़ा बहुत गलत भी है। वैसे तो ये फोन मोटोरोला ने कभी भी एज अ गेमिंग फोन मार्केट नहीं किया है एंड अभी के टाइम पे बात करूं तो मोटोरोला कोई भी फोन अपना एज अ गेमिंग फोन मार्केट नहीं करता है। तो इस फोन को पावर करने के लिए इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 देखने को मिलता है जो कि हमें लास्ट ईयर मोटोरोला H50 फ्यूजन के अंदर भी देखने को मिलता था एंड अभी के टाइम पे ये प्रोसेसर डेफिनेटली 1 से 1.5 साल पुराना हो चुका है। तो अगर इसके अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 होता जो कि हमें नथिंग फोन 3 के अंदर देखने को मिल जाता है, वो अगर हमें देखने को मिलता है डेफिनेटली ये फोन बहुत ज्यादा यूनिक हो जाता है। लेकिन स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 के साथ तो सच में लगता है कि थोड़ी बहुत कटौती करी गई है। बट एक चीज हमें अच्छी देखने को मिलती है जो कि मोटोरोला अभी अराउंड 5 से 6 महीने से हर फोन के अंदर दे रहा है कि इन्होंने बेस वेरिएंट 256 GB पे सेट कर दिया है, तो 128 GB का ड्रामा बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। आप जब भी जितने भी सस्ते से सस्ता फोन लोगे वो एटलीस्ट 256 GB वाली UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आने वाला है, जो कि कंसिडरिंग दूसरे फीचर जो कि हमें इस फोन के अंदर एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं तो UFS 2.2 कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाती है। अब रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये प्रोसेसर अराउंड 6 लाख प्लस स्कोर निकाल के देता जो कि हमें कहीं ना कहीं मोटोरोला H50 फ्यूजन भी देता था। एंड रियल लाइफ गेमिंग की बात करूं जो भी लोग BGMI खेलना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि मोटोरोला H60 40 के अंदर BGMI कैसा देखने को मिलेगा, तो सच बताऊं काम चला हुई देखने को मिलेगा। एक 20 से 25,000 के फोन के अंदर जैसा मिलना
मिलना चाहिए वैसा हमें देखने को नहीं मिलेगा, और उसका आइडिया हमें इसके एंट्री स्कोर से भी लग जाता है, जहाँ पे आप स्मूथ के अंदर 60 FPS तो इजीली खेल सकते हो, लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं करी जाए तो ज्यादा अच्छी है। अगर आप एक गेमिंग के लिए पर्टिकुलर फोन चाहते हो तो इस फोन को आप अवॉइड कर सकते हो। अब बात करते हैं फोन के UI की। आखिर हमें फोन के अंदर कैसा UI देखने को मिलता है, कहीं इसमें तो कोई कटौती नहीं करी गई। एंड सच बताऊं तो यहाँ पे हमें कोई भी कटौती नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे हमें एनिमेशन तो सब मोटोरोला के अंदर अच्छे देखने को मिल ही जाते हैं, और जब से मोटोरोला ने हल UI को इंट्रोड्यूस किया है तब से बहुत ज्यादा चीजें बेटर हो चुकी हैं। एंड लास्ट ईयर थोड़ी बहुत चीजें हमें बगी और ग्लिची देखने को मिल जाती थी, लेकिन अभी के टाइम पे जब एक साल हल UI को कंप्लीट हो चुका है एंड एंड्रॉइड 15 का अपडेट भी आ चुका है, तब से डेफिनेटली इनका हल UI बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुका है। एंड मोटोरोला के फोन के साथ एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, जो कि हमें इस फोन के अंदर ब्लूटूथ बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलते। मतलब कुछ एक दो एप्लीकेशन एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं जो कि शायद आप यूज कर भी लोगे, बट वही देखने को मिलती है। एंड साथ में फिर मोटोरोला के कुछ पर्सनल ब्लूटूथ देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फैमिली स्पेस, जो कि अगर आप कभी यूज करते हो तो डेफिनेटली आपके काम आ सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली उन्हें यूज नहीं करता। लेकिन एक फीचर ऐसा है जो कि मोटोरोला के फोन्स में देखने को मिलता है, मैं पर्सनली उसे यूज करता हूं, एंड दैट इज स्मार्ट कनेक्ट। अगर आप एक विंडोज यूजर हो एंड कभी भी आपने स्मार्ट कनेक्ट को यूज किया है तो डेफिनेटली आप फील कर सकते हो कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ एंड किस तरीके की कन्वीनियंस हमें स्मार्ट कनेक्ट दे देता है। एंड इस साल जैसे कि मोटोरोला A60 फ्यूजन के अंदर मोटो AI देखने को मिला है, बहुत ज्यादा रिफाइन हो चुका है लास्ट ईयर से, तो वो चीज भी हमें मोटोरोला A60 स्टाइलिश के अंदर देखने को मिल जाती है। और AI के फीचर जितने भी हैं वो स्टाइलिश के साथ और ज्यादा बेटर काम करते हैं, एंड उस चीज की मैं अभी थोड़ी देर बाद वीडियो में बात करूंगा। अब अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें 2 इयर्स के मेजर अपडेट और 3 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन हाँ 4 इयर्स होता जैसे कि हमें मोटोरोला A60 फ्यूजन के अंदर देखने को मिला तो थोड़ा बेटर होता। अब स्टाइलिश की मेनली फीचर बात करते हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा यूनिक फीचर है, एंड जहाँ पे AI के फीचर हमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रेसिजन से कोई भी चीज को सिलेक्ट किया जा सकता है। एंड मान लो कभी कभी लोग सोचते हैं किसी फॉर्म के ऊपर आपको साइन करना हो, तो आप इस स्टाइलिश की वजह से बहुत ज्यादा प्रेसिजन के साथ साइन भी कर सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं रियल लाइफ में कभी कभी काम आता है। एंड जब भी काम आता है तो इस फीचर को कोई भी दूसरा फोन कंप्लीट नहीं कर सकता। अब जनरली लोग ये भी सोचते हैं कि बाकी चीजें जब हमें अच्छी देखने को मिल जाती है तो कहीं कैमरा में तो कटौती नहीं कर दी। एंड सच बताऊं तो कैमरा में इस बार कोई भी कटौती नहीं करी गई है। यहाँ पे हमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, और प्राइमरी सेंसर की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का सोनी 700C सेंसर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड अभी के टाइम पे मोस्टली जितने भी फोन है जैसे मोटोरोला H50, H50 Pro, H60 फ्यूजन और H50 Neo, इन फोन के अंदर हमें जनरली यही सेंसर देखने को मिल जाता है इस वजह से। और ये मोटोरोला के केस में ये सेंसर बहुत अच्छे से काम भी करता है। कैमरा प्रोसेसिंग की बात करी जाए तो फोटोज हमें बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। साथ में मेन सेंसर के साथ हमें एक और सेंसर थोड़ा काम का मिल जाता है, विच इज अल्ट्रा वाइड, जो कि हमें 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है। एंड उससे भी फोटोज बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। एंड जब आप मेन कैमरा से अल्ट्रा वाइड कैमरा के ऊपर शिफ्ट करोगे, कलर शिफ्ट हमें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता ड्यू टू हल UI की ऑप्टिमाइजेशन, जो कि उन्होंने 2025 के अंदर कर रखी है। एंड एक और काम की चीज ये अल्ट्रा वाइड ये करता है कि जब भी आप मैक्रो फोटो चाहते हो तो इसी अल्ट्रा वाइड से आप ले सकते हो, क्योंकि इसकी फोकस डिस्टेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड मैक्रो की बात करूं तो कुछ ऐसे सैंपल देखने को मिलते हैं। एंड डेफिनेटली आप स्क्रीन पर देख के ये चीज तो जान ही गए होंगे कि मैक्रो इस फोन के अंदर काम चला उसे अच्छे देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट की सेल्फी की बात करूं तो यहाँ पे भी हमें अच्छी देखने को मिलती है। एंड मोस्टली सारे कैमरे से आप 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि अभी मोटोरोला के सारे फोन्स के अंदर नॉर्मल होना शुरू हो गया है। अब बैटरी की भी बात कर लेते हैं, जो कि किसी भी फोन का बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट हो जाता है। 2025 में तो बैटरी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दूसरी कंपनीज भी दे रही है, एंड मोटोरोला ने भी थोड़ा बहुत देना शुरू कर ही दिया है। तो यहाँ पे हमें जितनी चीजें एक्स्ट्रा देखने को मिलती है तो बैटरी में इतनी कटौती नहीं करी गई है। जनरली हमें फोन के अंदर 5 से 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। एंड स्टाइलिश होने के बाद भी तो मुझे लगा था कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कटौती कर दी गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फोन के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और 68 वॉट का इनबॉक्स चार्जर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये फोन अराउंड वही 1 घंटे के आसपास या फिर उससे भी जल्दी चार्ज हो जाएगा। एंड मोटोरोला के बैटरी से रिलेटेड अभी कोई भी इशू नहीं बचे हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि ये फोन आखिर किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, और किसको ये फोन कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। तो ये फोन की सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं कि प्राइस हमें क्या देखने को मिलती है। तो ऑफर के साथ ये अराउंड हमें 22,000 का देखने को मिलने वाला है, और नॉर्मली अराउंड 23 से 24,000 का देखने को मिलने वाला है। एंड इसके ऊपर फिलहाल हमें सिर्फ 1,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो ये फ्यूचर में शायद 2,000 का भी हो जाए या फिर उससे ज्यादा भी हो जाए। तो मुझे लगता है कि कभी ना कभी ये 20,000 के ऊपर अराउंड 2 से 4 महीने के अंदर ही आ जाएगा। तो अभी आप अगर ये फोन लेने का सोच रहे हो तो आप अभी भी ले सकते हो। अभी भी डेफिनेटली फोन एक बहुत अच्छी चीज ऑफर करता है। कुछ एक्स्ट्रा चीजों की बात करूं तो जो चीज हमें A60 फ्यूजन के अंदर काट दी गई थी, जैसे कि NFC और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट, वो इसके अंदर वो भी डाल दिया गया है। एंड इस फोन के अंदर मोस्टली कोई भी चीज के अंदर कटौती नहीं करी गई। लेकिन एक बात ये भी कहने वाली है कि अगर आप एक गेमर हो तो ये फोन आपके लिए नहीं है। एंड गेमिंग के लिए आप अगर स्पेशली गेमिंग के लिए फोन देखते हो तो ये फोन डेफिनेटली आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन एक ओवरऑल एक अच्छा फोन, इस फोन से बेटर फोन आई डोंट थिंक कोई हो सकता है। इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा नॉर्मल होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर एक फ्लैट डिस्प्ले है, तो डेफिनेटली जो ग्लास होते हैं वो इजीली देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज जो मेरे को बेकार देखने को मिल रही है 2025 के अंदर, कि मोटोरोला ने अपने S सीरीज के अंदर के जो केस देखने को मिलता था वो हटा दिया, और जो प्लास्टिक फिल्म प्रोटेक्टर देखने को मिलता था वो भी हटा दिया। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये चीज अब मोटोरोला ने करना शुरू कर दिया है।